नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जेम्स क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं जनसंख्या वृद्धि के बारे में। पिछली वीडियो में हमने देखा था विश्व जनसंख्या के वितरण घनत्व एवं वृद्धि के बारे में पार्ट फर्स्ट। अब हम पार्ट फर्स्ट सेकंड की बात कर रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि का हम परिभाषा हम देखें तो दो समय अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाली जनसंख्या में परिवर्तन को ही जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। मतलब यह सीधा सीधा दिख रहा है मेरे को कि दो समय बिंदु हैं, मतलब दो समय है जिनके बीच में जनसंख्या बढ़ती है या घटती है, कैसा परिवर्तन होता है तो हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। यह परिवर्तन धनात्मक हो सकता है या ऋणात्मक भी हो सकता है। वह जनसंख्या वृद्धि में जो परिवर्तन होगा वो धनात्मक अर्थात जनसंख्या बढ़ भी सकती है और जनसंख्या घट भी सकती है। इसे निरपेक्ष संख्या अथवा प्रतिशत के रूप में विभक्त किया जाता है। जनसंख्या बढ़ेगी या घटेगी उसे हम प्रतिशत के रूप में विभक्त करेंगे। यह इसके सूत्र है। जनसंख्या प्रतिशत मूल्य ज्ञात करने का सूत्र जो है निरपेक्ष वृद्धि बटा विगत जनसंख्या गुणा 1000। अब हम बात करते हैं जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि की। जो जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि है उसकी परिभाषा अर्थात कहते हैं किसे जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि कहते किसे हैं। तो प्राकृतिक वृद्धि की हम बात करें तो किसी क्षेत्र विशेष में दो समय अंतरालों के बीच जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर बढ़ने वाली जनसंख्या को प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि किसे कहेंगे कि मतलब जनसंख्या वृद्धि की बात आए तो दो समय बिंदुओं के बीच में जो बढ़ाव या चढ़ाव होगा उसे हम जनसंख्या वृद्धि कहेंगे। प्राकृतिक वृद्धि की बात आ जाए तो जन्म दर और मृत्यु दर में कमी होगी या जन्म दर बढ़ जाएगी, मृत्यु दर कम हो जाएगी। जन्म दर कम हो जाएगी या मृत्यु दर बढ़ जाएगी। इन दोनों में जो फेरबदल होगा जो जिससे जनसंख्या पर तो प्रभाव पड़ेगा उसे हम कहेंगे क्या, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर। और दूसरी बात करें तो जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि दर। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि दर किसे कहेंगे? जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि दर तब होती है जब किसी क्षेत्र में जन्म मृत्यु के साथ साथ अप्रवास और प्रवास को भी देखा जाए। मतलब किसी क्षेत्र में जो जनसंख्या वृद्धि है उसमें जन्म दर और मृत्यु दर को देखा जाए पर अप्रवास तो प्रवासी कितने आके बस गए और कितने यहाँ से चले गए, उससे जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि दर कहते हैं। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि दर निकालने का जो सूत्र है वो है जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि दर निकालने का सूत्र है जन्म दर माइनस मृत्यु दर प्लस अप्रवास माइनस उत्प्रवास। मतलब जो जन्म दर टोटल जन्म दर हुई है उनमें से कितने मर गए और जोड़ के अप्रवास जितने हमारे यहाँ पर प्रवासी आए हैं उनमें से जो प्रवासी हमारे से चले गए उनको बाकी किया जाता है। जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि। जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि को हम देखते हैं जब दो समय अंतरालों के बीच जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो या वहां पर लोगों को अप्रवास हो जाए तो उसे जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि कहते हैं। हम जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि किसे कहेंगे? मतलब दो समय अंतरालों के बीच जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो, मतलब पैदा बच्चे ज्यादा हो रहे हो और मर कम रहे हो, उसे हम कहेंगे जनसंख्या मतलब बढ़ रही हो, उसे हम जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि दर कहेंगे। आपने भाषा में देखा तो जनसंख्या बढ़ रही है मतलब जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि दर से। जनसंख्या की जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि। जनसंख्या घट रही है मतलब जनसंख्या घट रही है मतलब जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि से दो समय अंतरालों के बीच जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाए या वहां लोग का उत्प्रवास हो जाए या वहां से लोग प्रवास कर जाए किसी अन्य जगह पर तो वह जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि हो जाएगी। अब हम देखते हैं जनसंख्या परिवर्तन के घटक कि जनसंख्या जो परिवर्तन होती कैसे। जनसंख्या परिवर्तन के तीन घटक हैं, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास दर। जन्म दर को देखें, प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों को अशोधित जन्म दर कहते हैं। जन्म दर किसे कहते हैं? 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए बच्चों को जो जीवित हैं उसे हम अशोधित जन्म दर कहते हैं। यह हो गया अशोधित जन्म दर निकालने का सूत्र। ये रहा अशोधित मृत्यु दर, इसे हम CDR भी कहते हैं। किसी क्षेत्र में किसी वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मरने वालों की संख्या को अशोधित मृत्यु दर कहते हैं। ये इसका सूत्र है, देख लेना आराम से। मैं इसको हटा देता हूँ, अब देख लो, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। नोट आ गया, ये काम की चीज है। देखो, जनसंख्या वृद्धि केवल बढ़ती हुई जन्म दर से ही नहीं अब होती, अपितु घटती हुई मृत्यु दर से भी होती है। ये बिल्कुल काम की चीज है। स्टेटमेंट है कि जनसंख्या जो वृद्धि होती है वो बढ़ती हुई जन्म दर से नहीं होती, बल्कि यदि मृत्यु दर में भी हम शिक्षा में और स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं में सुधार करके मृत्यु दर में कमी ले आए तो भी जनसंख्या की वृद्धि होगी। अब हम बात करते हैं प्रवास की। प्रवास की सबसे पहले हम परिभाषा देखेंगे। किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को अपने स्थान से छोड़कर दूसरे स्थान पर गमन करना प्रवास कहलाता है। मतलब कोई व्यक्ति है या कोई व्यक्तियों का समूह है जो अपने स्थान पर जहां पर वो रहता है वहां से किसी कारणवश वह अन्य स्थान पर चला जाता है तो इसे हम प्रवास कहते हैं। जैसे हम देखें उदाहरण के तौर पर, आपने जहाँ मतलब रेवट ले रहा ऊंची बिन जा रहा ऊंची, मतलब वहां के हिसाब से देख सकता कि वहां रोजगार के लिए एक जगह से दूसरी जगह प्रवास करी थी। अब हम बात करते हैं उद्गम स्थान की। यह प्रवास से संबंधित है। ये उद्गम स्थान, गंतव्य स्थान, अप्रवास, प्रवास सारे प्रवास से संबंधित है। हम पढ़ेंगे इनको एक एक करके। उद्गम स्थान की बात करें तो वह स्थान जहां से लोग गमन करते हैं, मतलब वह स्थान जहां से लोग प्रवास करते हैं लोग, मतलब ये ए बिंदु है और यह है बी बिंदु। यहाँ से लोग गए बी पर, ए से बी पर गए तो ए क्या हो गया, उद्गम स्थान हो गया। बी क्या हो गया, गंतव्य स्थान हो गया, क्योंकि यहाँ पर लोग आ गए।
अब हम इसमें परिभाषा देखें तो वह स्थान जहाँ से लोग गमन करते हैं उद्गम स्थान कहलाता है। यहाँ से लोगों का गमन होने पर जनसंख्या में कमी होती है। मतलब ए स्थान से लोग चले गए बी स्थान की तरफ, तो क्या हो गया, यहाँ पर जनसंख्या कमी हो गई और यहाँ पर जनसंख्या बढ़ गई। अब हम देखें गंतव्य स्थान, जिस स्थान पर व्यक्ति आगमन करते हैं वह गंतव्य स्थान कहलाता है। इस क्षेत्र में जनसंख्या में वृद्धि होगी। जो पहले बता दिया है कि यहाँ से गए लोग यहाँ पर कम हो गया और यहाँ पर ज्यादा हो गया। तो हम देखते हैं आप्रवास और उत्प्रवास को। आप्रवास, किसी नए स्थान पर जाना आप्रवास कहलाता है। इन इन लोगों को आप्रवासी कहते हैं। मतलब किसी नए स्थान पर लोग चले गए, जैसे फिर से हम ये ए हो गया और ये बी है, ए के लिए भी नया स्थान है, तो ये बी वाले स्थान पर चले गए ए वाले, तो ये क्या है, यहाँ पर आप्रवासी है। उत्प्रवास किसे कहते हैं, अपने स्थानों से बाहर चले जाना उत्प्रवास कहलाता है। इन लोगों को उत्प्रवासी कहते हैं। प्रवास के कितने प्रकार होते हैं, प्रवास प्रवास के प्रकार की बात करते हैं। प्रवास के अनेक प्रकार होते हैं, जिनमें से हम देखते हैं स्थायी प्रवास, अस्थायी प्रवास, मौसमी। मौसमी प्रवास में अंदर आता है गांव से गांव प्रवास, गांव से नगर प्रवास, नगर से नगर प्रवास तथा नगर से गांव की ओर हो सकता है। स्थायी, अस्थायी, मौसमी, तीन प्रकार के प्रवास होते हैं, इनकी हम एक एक करके बात करेंगे। अब फिर से आ गया नोट, ये स्टेटमेंट है, काम की चीज है। मुंबई की ओर प्रवास करने वाले व्यक्तियों में 22% बच्चे। मुंबई की ओर निवास करने वाले व्यक्तियों में 22% बच्चे। अब हम बात करते हैं प्रवास को प्रभावित करने वाले कारकों की। तो प्रवास को जो प्रभावित करते हैं वो कारक निम्न है। अब देख लो, अब हम बता देते हैं आपको। प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्रतिकर्ष कारक और एक होता है अपकर्ष कारक। मतलब एक तो होता है कि मजबूरन आदमी को जाना पड़ता है, प्रवास करना पड़ता है, और एक होता है कि आदमी को वह कारक अपकर्ष मतलब आकर्षित करता है अपनी ओर। पहले हम देखते हैं मजबूरन, जो मतलब आदमी को जाना पड़ता है, एक बेरोजगारी की समस्या है, इसके कारण आदमी को मजबूरन प्रवास करना पड़ता है कि व्यक्ति को गांव में रोजगार नहीं मिल पाता, तो इसलिए वह नगरों में जाकर रोजगार के लिए प्रवास करता है। एक निम्न जीवन स्तर है, एक उपद्रव, झगड़ा हो जाता है कहीं पर, आपस में उपद्रव चला जाता है तो व्यक्ति को मजबूरन जाना पड़ता है। एक प्रतिकूल जलवायु नहीं है तो जाना पड़ेगा। महामारी हो गई, जैसे कुछ पिछले दिनों में हमारे यहाँ कोरोना महामारी आई थी, तो अनेक लोग प्रवास किए थे। और शिक्षा का स्तर निम्न हो तो भी व्यक्ति को प्रवास करना पड़ता है। शिक्षा का स्तर निम्न हो तो भी व्यक्ति को प्रवास करना पड़ता है। अब हम देखते हैं अपकर्ष कारकों को, जो व्यक्ति को प्रवास करने के लिए आकर्षित करते हैं। जैसे रोजगार के अवसर, किसी स्थान पर रोजगार अत्यधिक मात्रा में है तो वह व्यक्ति को आकर्षित करेगा कि यहाँ पर रोजगार है। उच्च जीवन स्तर, शांति है, मतलब उपद्रव नहीं है, जलवायु अनुकूल है, ये भी है, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, और शिक्षा का स्तर उच्च है, तो यह भी व्यक्ति को प्रभावित करता है। जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां हम देखते हैं आज। जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति मतलब जनसंख्या वृद्धि कैसे कैसे बिल्कुल जीरो से आज तक कितनी क्या बढ़ी है, कैसे क्या बढ़ी है। आज से लगभग 8,000 से 12,000 वर्ष पूर्व कृषि के उद्भव में, मतलब जब कृषि का विकास हुआ था, कृषि के बारे में लोगों ने जाना था, उसके बाद जनसंख्या का आकार बहुत छोटा था, अर्थात संपूर्ण विश्व में 80 लाख की थी। संपूर्ण विश्व की जो जनसंख्या थी वो ओनली मतलब केवल 80 लाख की थी, जो कि भारत की जनसंख्या का भी बहुत छोटा हिस्सा है। ईसा की पहली शताब्दी में जनसंख्या, ईसा की जो पहली शताब्दी थी जो वर्तमान चली आ रही है, जो 2023 चल रही है, 24 आने वाली है, उसमें जो मतलब पहली शताब्दी थी ईसा की, उसमें जनसंख्या 30 करोड़ से कम थी। यह जनसंख्या भी भारत की जनसंख्या से बिल्कुल बिल्कुल कम थी। जो आज वर्तमान में भारत की जनसंख्या है ना, उससे कम थी पूरे विश्व की जनसंख्या। लेकिन 18वीं शताब्दी के मध्य औद्योगिक क्रांति के बाद में विश्व जनसंख्या में विस्फोट हुआ। 1830 में 1 अरब और 1930 में 2 अरब, मतलब 1830 में 1 अरब थी और 1930 में 2 अरब थी। 1960 में 3 अरब हो गई और 1975 में 4 अरब। 2011 की हम देखें तो 2011 में 100 अरब जनसंख्या अत्यधिक गति से बढ़ी है। 2025 में अनुमान हो रहा है कि 8 अरब हो जाएगी। नोट देखें, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जनसंख्या वृद्धि में सहायक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी जनसंख्या वृद्धि में सहायता है, मतलब जनसंख्या में स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं में सुधार हुआ है, शिक्षा में सुधार हुआ है, इस कारण मृत्यु दर कम हो गई है और जनसंख्या वृद्धि हो रही है। भाप के इंजन के आविष्कार के बाद पवन व जाल के लिए यांत्रिक ऊर्जा उपलब्ध कराई है, जिससे कृषि और उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि हुई है, जिससे जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा मिला है। बीमारियों की सुरक्षा के लिए टीकाकरण, चिकित्सा सुविधाएं, स्वच्छता आदि की से मृत्यु दर को तीव्रता से घटाया है, इस कारण जनसंख्या में वृद्धि हुई है। अब हम देखते हैं जनसंख्या परिवर्तन के स्थानीय प्रारूप। जनसंख्या परिवर्तन के स्थानीय प्रारूप को हम देखें तो विकसित देशों में विकासशील देशों की तुलना में जो विकसित देश है उनमें विकासशील देशों की तुलना में जनसंख्या वृद्धि कम है। अर्थात विकसित देशों में आप भी जानते हो कि जो शिक्षा का स्तर है वो अच्छा है, जन्म दर
भी कम है, मतलब सबको शिक्षा के बारे में ज्ञान है, नॉलेज है। मृत्यु दर भी कम है, इसलिए जनसंख्या वृद्धि दर कम है। जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास के ऋणात्मक से संबंध पाया जाता है। मतलब जिस क्षेत्र में जनसंख्या ज्यादा होगी वहाँ पर आर्थिक विकास कम होगा, जहाँ पर जनसंख्या कम होगी वहाँ पर आर्थिक विकास अधिक होगा। ये हम सीधा सीधा जान सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब एक वर्ष वार्षिक दर भारत जैसे बड़ी जनसंख्या वाले देशों पर लागू किया जाए तो जनसंख्या में विशाल परिवर्तन हो जाता है। जैसे भारत की वार्षिक जनसंख्या जैसे भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 1.64% है, लेकिन भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ का 1.64। अब हम देखते हैं जनसंख्या परिवर्तन का प्रभाव। जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या की अल्प वृद्धि भी समस्या उत्पन्न करती है। जैसे भारत में वार्षिक वृद्धि दर 1.64% है, लेकिन हर वर्ष भारत में करोड़ जनसंख्या की वृद्धि हो जाती है। मतलब भारत में जनसंख्या की ज्यादा वृद्धि, प्राकृतिक संसाधन तो सीमित है, लेकिन जनसंख्या की वृद्धि है वो अत्यधिक हो रही है, लगातार हो रही है। खाद्य सामग्री की समस्या उत्पन्न हो रही है, जिससे संसाधनों का अतिदोहन हो रहा है। मतलब जो हमारे संसाधन है वो ज्यादा लग रहे हैं, जिससे लोगों की गरीबी और भुखमरी की, मतलब वो मैं पहले बता दिया कि आर्थिक समस्या उत्पन्न हो जाएगी। अब हम नीचे देखते हैं, इसको छोड़ दीजिए। जन जनांगीय संक्रमण सिद्धांत, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट है। ये आपकी बार एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखना। सर्वप्रथम 1929 में एम डब्ल्यू थॉमसन जनांगीय संक्रमण सिद्धांत दिया था। इसके सिद्धांत के जो उपयोग है वो है जनसंख्या का वर्णन किया था। इसमें भविष्य की जनसंख्या का पूर्वानुमान लगाया था, भविष्यवाणी करती थी, मतलब ऐसे ऐसे जनसंख्या बढ़ेगी। जो जनांगीय चक्र है उसको हम देखते हैं। एक समाज में ग्रामीण खेती हर अशिक्षित अवस्था उन्नति करके नगरीय औद्योगिक और साक्षर बनता है, तो किसी प्रदेश में जनसंख्या उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से निम्न मृत्यु दर में परिवर्तित हो जाती है। इन अवस्था को सामूहिक रूप से जनांगीय चक्र कहा जाता है। मतलब ग्रामीण खेती और अशिक्षित अवस्था उन्नति करके नगरीय औद्योगिक में बन जाता है, तो किसी प्रदेश में जनसंख्या है जो उच्च जन्म दर से उच्च मृत्यु दर से निम्न मृत्यु दर की ओर परिवर्तित हो जाती है। यह चक्कर है। अब इसमें हम डायग्राम के माध्यम से देखते हैं इसको। ग्रामीण खेती अर्थ जननांग के संक्रमण हुआ, नगरीय हो गया। मतलब पिछले देश से विकासशील बने फिर विकसित बन गई। उच्च जन्म दर थी, उच्च जन्म दर में गिरावट आई, निम्न जन्म दर हो गई। उच्च मृत्यु दर थी, मृत्यु दर में कमी आई, शिक्षा सुधर गई, मतलब स्वास्थ्य सुधर गई, तो निम्न मृत्यु दर हो गई। मंद गति से बढ़ रही थी जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि, स्थिर और तकनीकी विकास के कारण चिकित्सा की व्यवस्था में सुधार आई, परिवार के प्रति विचारशीलता और नियंत्रण हो गया। अब हम देखते हैं जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। जनसंख्या जो अत्यधिक तीव्र गति से बढ़ रही है उसको नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। परिवार नियोजन अपनाकर बच्चों को ध्यान कम रखा जाता है, मतलब परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाकर वर्तमान समय में भारत में कई महिलाएं अपना रही है। दो बच्चों में कम से कम 3 वर्ष का अंतराल रखा जाए, मतलब 2 बच्चे जो पैदा किए जाए उसमें कम से कम 3 वर्ष का अंतराल होना चाहिए। महिलाओं के स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए और लोगों को जागरूक करके, महिलाओं को जागरूक करके महिलाओं में शिक्षा का विकास करके गर्भ निरोधक को बढ़ावा देकर हम जनसंख्या पर नियंत्रण कर सकते हैं। थॉमस माल्थस का जो जनसंख्या सिद्धांत है वो क्या कहता है। इन्होंने बताया कि जनसंख्या में गुणोत्तर वृद्धि 1, 3, 4 और मतलब इस तरीके से होती है, जबकि खाद्य पदार्थ में गणितीय रूप से वृद्धि इस प्रकार से होती है। इससे स्पष्ट होता है कि खाद्य पदार्थ सीमित है, उनकी वृद्धि कम हो रही है, लेकिन जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। थॉमस माल्थस ने सीधा सीधा नहीं तो इनडायरेक्ट रूप से कहना चाहा कि जनसंख्या वृद्धि इसी प्रकार से बढ़ती गई तो आने वाले समय में भूख, मतलब खाद्य पदार्थ की कमी हो जाएगी। भाषा में लोग मतलब समझ आए थे। जनसंख्या वृद्धि में अकाल, बीमारियां, युद्ध आदि में वृद्धि होगी, जिससे जनसंख्या में कमी आएगी। मतलब थॉमस माल्थस ने सीधा सा कहा है कि मतलब खावा का टूटा पड़ जाएगा, जनसंख्या वृद्धि, अकाल उकाल हो जाएगा, बीमारियां बढ़ जाएंगी, जिससे जनसंख्या मरते कम हो जाएगी। जैसे प्रकृति सीमित लोगों को अपने खाने की टेबल पर निमंत्रण देती है, लेकिन बिना निमंत्रण अधिक लोग पहुंचेंगे तो वहाँ भूखा मरना पड़ेगा, जिस जनसंख्या कम हो जाएगी। थॉमस माल्थस ने कहा है कि प्रकृति अपनी टेबल पर सीमित लोगों को अलाउ करती है खाने के लिए, पर वहाँ पर ज्यादा लोग पहुंचाएंगे तो भोजन कम पड़ जाएगा और वहाँ पर भूखा मरने की नौबत आ जाएगी। तो यहाँ पर आज हमारा टॉपिक होता है समाप्त। धन्यवाद दोस्तों। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को हमारे से जुड़े रहने के लिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।